भारतीय मानसून की विशेषताएं बताएं। लिखिए, भारतीय मानसून की विशेषताएं बताएं। देखिए, मानसून ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जबकि शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला, मानसूनी पर्वतीय वर्षा दक्षिण पश्चिम, आंसर उसका एक्सप्लेन कीजिए। दक्षिण पश्चिम, हाँ हेडिंग हो गया, मानसूनी पर्वतीय वर्षा। पहले इसका एक्सप्लेन कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। एक सेकंड इसमें जोड़ लीजिए, थोड़ा सा छूट गया इसमें। क्या लिखे हैं? भारत में सबसे अधिक वर्षा, जोड़ लीजिए खाली, भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है या मानसूनी हवाओं से होती है। ये हवाएं पर्वतों से टकराकर वर्षा करती है। जिसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पर्वतीय भागों में पर्वतों से टकराने वाले ढालों के सहारे अधिक वर्षा करती है। हाँ, ढालों के सहारे अधिक वर्षा करती है। जबकि पवन विमुखी ढालों के सहारे वर्षा नगण्य होता है। जिससे वह प्रदेश वृष्टि छाया में पड़ जाता है।
उदाहरण, कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है। दूसरा, मानसून की अवधि, मानसून की अवधि भारतीय मानसून की अवधि, भारतीय मानसून की अवधि एक समान नहीं होती है या एक समान नहीं है। देश के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में मानसून का आगमन अलग अलग समय में, अलग अलग समय में होता है। उदाहरण के लिए केरल में, उदाहरण के लिए केरल में मानसून का आगमन 1 जून तथा पंजाब में 1 जुलाई को होता है, 1 जुलाई का होता है। मानसून लौटने का भी समय, हाँ उसी में, मानसून लौटने का भी समय अलग अलग होता है। केरल में 30 अक्टूबर को, जबकि पंजाब में 20 सितंबर को, जबकि पंजाब में 20 सितंबर को मानसूनी हवाएं लौट जाती है। केरल में 1 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को तथा पंजाब में 20 सितंबर को, 20 सितंबर को मानसूनी हवाएं लौट जाती है। हाँ हाँ, बहुत अंतर पड़ता है, 1 महीना बाद जा रहा है। हाँ हाँ, लिखिए ना, उसी को दिखा रहा हूं। जिन भागों में मानसूनी हवाएं का आगमन पहले होता है, उन भागों में मानसूनी हवाएं सबसे बाद में लौटती है तथा जिन भागों में देर से पहुंचती है वहां पहले लौट जाती है, वहां पहले लौट जाती है। अतः मानसून की अवधि को निम्न मानचित्र द्वारा समझा जा सकता है, निम्न मानचित्र द्वारा समझा जा सकता है। समझा जा सकता है।
वो दोनों मानचित्र जो बनाए थे, फोटो खींचे हैं ना आप लोग, बना भी लिए हैं, तो वो दोनों वहां मैप वहां बना लीजिएगा आप लोग। जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ लीजिए, जितना हम बनाएंगे अपना 2 चित्र बना लेंगे। अगला पॉइंट, मानसून की है, ये क्या है, मैंने एक पहाड़ बना दिया मान लीजिए, या ऐसे ये फोल्डेड माउंटेन है, मुर्दार पर्वत जिसको कहते हैं। हवा यहां पहुंची, पवन, पवनमुख कहते हैं, जहां सबसे पहले पहुंची। जब यहां से ऊपर उठ गई और ढाल पर आई, यहां ढाल पर पौना विमुखी, हाँ यहां आगे इस साइड में पवनमुख, माने उसके मुख पर ये न वृष्टि छाया हुआ, ये न वृष्टि छाया होगा। जब यहां से हवाएं चलती है तो यहां तो जोरों से बारिश करती है, सीधा पवन पड़ा, लेकिन जैसे ढाल से उतरती है तो गर्म हो जाती है, शुष्क हो जाती है। शुष्क होने के कारण जो है यहां पर पौना विमुख हो जाता है। समझ में आ गई? तो ये नहीं वृष्टि, पौना विमुख होगा तब ना वृष्टि छाया पड़ेगा। कल नहीं आई थी, कल नहीं आई थी तब। आप जो पौना विमुख ढाल जो होगा, मानसून पढ़ाए होंगे, तो ये यहां ना वृष्टि छाया प्रदेश होगा। यहां मंगलोर है, यहां बंगलोर है। बंगलोर में कम वर्षा होती है और मंगलोर में अधिक वर्षा होती है। पीटी का क्वेश्चन था पहले यूपीएससी का, कि मंगलोर में अधिक वर्षा होती है, बंगलोर में कम होती है, कारण बताए। तो यही वृष्टि छाया। ठीक है, चलिए क्या लिखा आपने? मानसून की अनिश्चितताएं एवं अनियमितताएं, मानसून की अनिश्चितताएं एवं अनियमितताएं, अनिश्चितताएं एवं अनियमितताएं। भारतीय मानसून अनिश्चित एवं अनियमित है, अनिश्चित एवं अनियमित है। कभी कभी मानसून समय से आ जाता है, तो कभी कभी कई सप्ताह तक, कभी कभी कई सप्ताह देर से आता है। कभी कभी वर्षा काल समाप्ति से पहले ही, वर्षा काल के समाप्ति के पहले ही चला जाता है, पहले ही मानसून चला जाता है। तो कई बार
मानसून के समय से नहीं आने के कारण फसलों की बुआई नहीं हो पाती है। फसलों की बुआई नहीं हो पाती है। इसलिए मानसून की तुलना कृषि के साथ जुआ से किया जाता है। जुआ से किया जाता है। जुआ से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा का असमान वितरण। इसमें भी लिखा गया है कि कई बार कई डेढ़ सप्ताह से आता है, कई बार इसका कारण मुख्य रीजन क्या है? कई बार डेढ़ सप्ताह से आता है, कई बार समाप्ति के पहले मानसून चला है। इसके पीछे कारण क्या है कि मानसून जो है अनियमित है और अनिश्चित है। अनियमित इसलिए है कि मानसूनी हवाएं जो है, इस पर प्रभाव जो पड़ता है, एक तो एल नीनो का प्रभाव पड़ता है, दूसरा प्रभाव स्थानीय हवाओं का भी पड़ता है। स्थानीय हवाओं का भी पड़ता है, जिसके कारण देखेंगे इसमें कभी कभी ये क्या करेगा, देर से आएगा और कभी बाद में आएगा। कि जब ये चलती है, देखेंगे आपकी आप अरब सागर में जब चलती है तो घोषणा होती है कि अब मानसून देर से पहुंचेगी। कारण है कि देर से ही उधर से आई तो देर से यहां भी पहुंचेगी। दूसरा देखेंगे आप कि मानसून जो है आज आई या कई दिनों तक के बाद आई, ये भी अभी लिखवाएंगे अगला पॉइंट में। लिखिए, मानसून की विभंगता। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखवा दिए। अच्छा ठीक, उसी को लिखिए, तब इसको लिखाते हैं। मानसून का असमान वितरण। भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण भी असमान है। वितरण भी असमान है। कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, तो कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। उदाहरण, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पश्चिमी घाट तथा पूर्वोत्तर भारत में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक का पठारी भाग, कर्नाटक का पठारी भाग इत्यादि में कम वर्षा होती है। पंजाब में 50 सेंटीमीटर, पंजाब में 50 सेंटीमीटर, तो राजस्थान में
50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मानसून की विभंगता, अगला पॉइंट, मानसून की विभंगता। मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती है। देखिएगा कि आज होगी 10 दिन होगी खूब, 1 महीना नहीं हुई। ऐसा देखते हैं कि नहीं, 10 दिन खूब बारिश हो गई और उसके बाद 1 महीना नहीं होगी, सूखा हो गया, तो जितना फसल है सब जड़ सूख गया। देखिए मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती है। बल्कि कुछ दिनों के अंतर में होती है, बल्कि कुछ दिनों के अंतर में होती है। वह भी रुक रुक कर, वह भी रुक रुक कर होती है, वह भी रुक रुक कर होती है। कभी कभी एक बार वर्षा होने के बाद 1 महीने बाद वर्षा होती है। इनसे फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, फसल सूख जाते हैं। नेक्स्ट, मानसूनी वर्षा का आर्थिक आधार। मानसूनी वर्षा का आर्थिक आधार। मानसूनी वर्षा भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। क्योंकि मानसूनी वर्षा पर ही वर्षा पर ही भारत में फसलों की सिंचाई होती है। मानसूनी वर्षा पर ही भारत में फसलों की सिंचाई होती है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि भारत का बजट मानसूनी वर्षा पर निर्धारित होती है। मानसूनी वर्षा पर निर्धारित होती है। मानसूनी वर्षा पर निर्धारित होती है। निर्धारित होती है। पैराचेंज इस प्रकार भारतीय मानसून की उपरोक्त कई विशेषताएं बताई गई है। इस प्रकार भारतीय मानसून की उपरोक्त कई विशेषताएं बताई गई है। जो यहां की आर्थिक गतिविधियों सहित समाज को भी प्रभावित करती है। आर्थिक गतिविधियों सहित समाज को भी प्रभावित करती है।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून का भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करें। दो पार्ट है, एक भारतीय अर्थव्यवस्था, एक समाज। पहला भारतीय अर्थव्यवस्था। देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर मानसून का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके तहत खाद्यान्न का उत्पादन होता है। जिस वर्ष मानसूनी हवाएं अच्छी होती है, वर्षा अच्छी होती है, उस वर्ष खाद्यान्न की जो है उत्पादन बढ़ जाती है, उसका निर्यात में योगदान बढ़ जाता है, जीडीपी में योगदान बढ़ जाता है। लोगों के देखेंगे कि भारत के बजट में भी वृद्धि हो जाती है। तो सिर्फ इस तरह से बोल देने से तो नहीं होगा, ये तो सिंपल हम बोल दिए, आप भी बोल देंगे, लेकिन कितना हुआ ये इसमें लिखना है। देखिए आंकड़े हम लाए हैं। देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा जो 2021-22 में आई है, 20-21 कहना है, 20-21 आंकड़े सारे रहेंगे। आर्थिक समीक्षा 2020-21, 21-22 के अब फरवरी में आएगी, मार्च में तो आंकड़े बदल जाएंगे, फिर फरवरी में और मार्च में ये आंकड़े बदल जाएंगे। देखेंगे तो 20-21 का है तो 19-20 का डाटा देगा, डाटा तो 19-20 का देगा। तो 2019-20 में कुल फसल उत्पादन भारत में कितना हुआ? 296.65 मिलियन टन। जो पिछले वर्ष 2018-19 में कुल फसल उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक है, इससे अधिक है। तो ये कैसे अधिक है? तो इसको दिखाना पड़ेगा पिछले का कितना था। तो पिछला कितना था? 285.21 मिलियन टन। पिछला 2018-19 में 285.21 मिलियन टन था, जो 2019-20 में 296.65 मिलियन टन हो गया, जो इस वर्ष के में 11.44 मिलियन टन पिछले वर्ष से अधिक बढ़ा। ये अच्छे मानसून का ही प्रभाव है। फरवरी में क्या आंकड़े आएंगे? ये रह जाएगा यहां और नए आंकड़े आ जाएंगे यहां, और कितनी वृद्धि हो गई यहां, जो फरवरी में जो आंकड़े आएंगे। अब देखेंगे कृषि क्षेत्रों में 2020-21 में विकास दर जो था 2020-21 में कृषि का 3.4%, यानी विकास दर हुआ इसका एग्रीकल्चर का। फिर आप देखेंगे
वर्ष 2019-20 के दौरान सर हाँ जो प्रतिशत वृद्धि है सर हाँ 11.44 लिखा है सर। प्रतिशत नहीं है, अच्छा अंक में 296 में 85 से घटाइए ना, जी इतना आ रहा है, आ रहा है ना, हम प्रतिशत समझिए। नहीं प्रतिशत नहीं, मिलियन टन है, देखिए ना। विकास दर 3.4% रहा कृषि का। और देखेंगे 2019-20 में के दौरान भारत के लगभग रुपया 2.52 लाख करोड़ 2.52 लाख करोड़ की कृषि और संबद्ध उत्पादों की निर्यात किया गया, इसका निर्यात किया गया, कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात हुआ इसी वर्ष में। या निर्यात कितना हुआ 2.52 लाख करोड़ रुपया। यह निर्यात किसको किया गया यह भी लिखना है। तो यह निर्यात किया गया मुख्यतः यूएसए, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल तथा बांग्लादेश देश को ये निर्यात किया गया 2019-20 में। अब 20-21 में देखिए किसको किया गया है, कितना किया गया है, ये 20-21 का लिखा जाएगा। उत्पादों में क्या क्या किया गया कि बासमती चावल, गैर बासमती चावल, मसाले, कपास, कच्चा कपास, चीनी, अरंडी के तेल का तेल, चाय, ये प्रमुख था, इत्यादि प्रमुख था। ये निर्यात हुआ। ये कितने रुपये का निर्यात हुआ, इतने रुपये का हुआ। किसको निर्यात हुआ, इन कंट्री को हुआ। क्या क्या निर्यात हुआ, ये सामग्री निर्यात हुआ। तो ये क्या अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया मानसून, आप देखेंगे। भारतीय निर्यात में कृषि उत्पादों का हिस्सा 2.5% था। निर्यात में कृषि का हिस्सा 2.5% था 2019-20 में। अब 20-21 में देखिए कितना रहता है। ये तो आप लोग का पीटी का भी क्वेश्चन हो गया, इसमें पूछता है एग्रीकल्चर से कि निर्यात में कृषि का जो है आयाती में क्या कहते हैं इसको, निर्यात में कृषि का कितना प्रतिशत है, 2.5%। भाई करोड़ों रुपया ना पूछेगा, ये प्रतिशत पूछ देगा, ये निश्चित तौर पर से ये पूछेगा। पीटी का क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकता है पिछले साल के वनस्पति कितना वृद्धि हुई, ये ध्यान रखेंगे। पीटी का क्वेश्चन इसमें आएगा। जब भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपका पीटी का क्वेश्चन बहुत बन जाएगा। अब देखेंगे जीडीपी में 17.8% 2019-20 में सभी आंकड़ों का स्रोत आर्थिक समीक्षा। अच्छा 17.8% रहा जीडीपी में। किस वर्ष में, 2017-18 में, 19-20 में, 2019-20 में। 20-21 का आंकड़े अभी नहीं है,
कोई बोल रहा था कि कई कितना है, वो 19 बता रहा था, क्या कुछ बता रहा था। अभी आंकड़े आया ही नहीं तो किसे आगे। अभी इकोनॉमिक सर्वे में तो अभी मंगा कर देखे हैं, तो अभी नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब तो पता चलेगा कि जीडीपी में कितना योगदान है। बीच में हाफ ईयर में थोड़ा निकाला जाता है। इधर जीडीपी में कितना जो है 17.8%। अब तिमाही छमाही का नहीं लिया जाता है, वार्षिक लिया, तिमाही भी निकलता है लेकिन वार्षिक हमको निकालना है। वार्षिक कब आएगा? फरवरी में। तो ये हो गया जीडीपी में योगदान। तो ये और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव है, लेकिन बुक आप जब भी पढ़ेंगे सिंपल, ये कुछ नहीं लिखा रहेगा। जो भी आप जीएस का बुक पढ़ेंगे तो निर्यात है ना, आयात करेंगे तो आपको फायदा थोड़े होगा, आपको तो घटन होगा। हमको मानसून से एग्रीकल्चर का उत्पादन हुआ, तो एग्रीकल्चर से क्या लाभ मिला, तो ये लाभ मिला। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया मानसून। अब हमको समाज पर प्रभाव, बिना आंकड़े के लिखेंगे नंबर क्या मिलेगा? सतही मिलेगा, कम नंबर। आंकड़े पर जब भी जितने भी काम करेंगे आंकड़े का उतना नंबर मिलेगा, क्योंकि प्रूफ करे कीजिएगा ना। प्रूफ कैसे होगा? आंकड़े से प्रूफ होगा। आपको मार्क्स आएगा तो आप पास कर गए, तो कितना पास नंबर आया ये ना नंबर बताएगा कि हाँ ये पास किए। खाली पास कर देने से हो गया अब फर्स्ट डिवीजन आया कि सेकेंड डिवीजन आया कि थर्ड डिवीजन आया, नहीं जी, ये देखना जरूरी है। तो ये आपको बताता है कि आंकड़े कि हाँ ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, ये लिखना होगा। ये सारे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे का है, वही लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जनरल लोग सिंपल अपने भाषा में लिख देते हैं, अपने ही मन से लिख करके कुछ लिख देते हैं किताब में, जो नहीं मिलता है। ये ध्यान रखेंगे, कोई भी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं उसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। ये ना कि सिर्फ लिख दिए, एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कीजिए। हम देखते हैं आप लोग कॉपी लिखते हैं, प्रूफ नहीं करते हैं। प्रूफ होना चाहिए, जो भी आप बात बोल रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए समाज पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव। भारत में 54.6%, 54.6%, इंडिया